चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने रेजिड्यू डिकाटा के क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए सभी। अभी हमें न्यूमेरिकल इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस अगर हमारे पास आते हैं एग्जाम में, वो कैसे सॉल्व करने हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा करेंगे। 2-3 क्लासेस में उसको कंक्लूड करके पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा, तो वो एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अभी लिखिए इसमें। लिखने से स्टार्ट कर रहे हैं। रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, आपको आता ही है रेसिड्यू डिकाटा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स आपको पता लग गए हैं। इसमें लिखिए एप्लीकेशन, और आप घर से रिवाइज करके आए हो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आज। ठीक है, तभी आपसे फिर क्वेश्चंस होंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डिकाटा, एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डिकाटा। ब्रैकेट्स में लिख लेना रूल्स। जब भी कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू डिकाटा अप्लाई करना है तो ये रूल्स लगने वाले हैं। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट जर्नल रूल। जर्नल रूल इसमें लिखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा टाइटल शुड बी सेम। टाइटल शुड बी सेम, ब्रैकेट्स में लिखना, इन बोथ दी सूट्स। बोथ दी सूट्स मतलब फॉर्मर वाला और सब्सिक्वेंट वाला, टाइटल सेम होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। फिर सेकंड आइए, मतलब इसी पे लिखिए, बट मैटर इन इशू, पूरा लिख लेना आप इसको। मैटर इन इशू इज डिफरेंट, मैटर इन इशू इज डिफरेंट, which might and ought to have been, ought to have been made ground of attack or defense in the previous सूट। समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि बेयर की तो लैंग्वेज है। आपको बताया भी था असेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा क्या है हमारे पास, मैटर इन इशू। टाइटल हमेशा सेम होता है, उसमें मैटर इन इशू अलग होता है। एक ही उसमें सपोज ये मेरे पास है टाइटल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मैटर इन इशू 1, मैटर इन इशू 2, मैटर इन इशू 3। मैंने प्रीवियस सूट में सिर्फ एक ही मैटर इन इशू क्लेम किया। ये भी मेरे पास उस समय अवेलेबल थे, तो मैंने अगर इसके लिए अलग से सूट लेके आ रहा हूँ, दैट विल बी बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यू। अब बताया हुआ है ये आपको पहले वाली क्लास में भी, है ना। इसके आगे लिखिए सेकंड, कोर इशू। हेडिंग बनाना कोर इशू, इसमें लिखना, बट इफ टाइटल आर नॉट सेम, टाइटल आर नॉट सेम, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा looks beyond just the title, just the titles, that is, it examines, it examines whether the core issue, whether the core issue in two suits was same and have been finally decided.
देखो, हमें ये चीज़ तो पता है, अगर टाइटल सेम नहीं होता तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। टाइटल अगर सेम नहीं है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि मान लिया कि हमें प्राइमा फेसाई नज़र आ रहा है कि टाइटल आर डिफरेंट, कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा, बट हम उसमें जाएंगे फिर कोर इशू के ऊपर कि मेन इशू क्या है, किस चीज़ के लिए झगड़ा चल रहा है। अगर टाइटल जो हमने निकाला है ना, लीगल कैपेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो टाइटल डिफरेंट भी होता है बट कोर इशू सेम है, देन दैट टाइटल इज डीम्ड टू बी सेम। उसको डीम्ड माना जाएगा, प्रिज्यूम माना जाएगा कि वो सेम है। हम जिस तरह से टाइटल निकालते हैं हम वैसे ही निकालेंगे। बट अगर किसी चीज़ में डिफरेंट भी टाइटल, अगर सेम आ गया टाइटल, फिर तो बात ही खत्म है ना, फिर तो हम मैटर इन इशू पे चले जाएंगे डायरेक्टली। बट अगर टाइटल जो है वो अलग आता है आपके पास, तो फिर देख लेना कहीं कोर इशू सेम तो नहीं है, एक ही सब्जेक्ट मैटर पे एक ही इशू की बात तो नहीं हो रही। अगर वो सेम है तब फिर वो डीम्ड माना जाएगा कि वो टाइटल भी सेम ही है। इस पे लिखिए आगे। नोट, नहीं, ऐसे लिखना, दैट इज मैटर इन इशू इन द फर्स्ट सूट हैव बीन डिसाइडेड और would have been decided in the former सूट। ये ऊपर वाले के लिए लिखा है, हमने लिखा ना हैव बीन फाइनली डिसाइडेड, तो चाहे वो डिसाइड हो गया या वुड हैव बीन डिसाइडेड कि हो जाता, कि अगर वो ग्राउंड आपने बनाया होता, बोथ आर कवर्ड। अब लिखना नोट, वी नीड वी नीड टू लुक वी नीड टू लुक एट द कोर इशू। हमें कोर इशू की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जब टाइटल क्या होंगे, अलग होंगे। व्हेन टाइटल आर नॉट सेम। थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड, must not be mutually destructive। must not be mutually destructive, इसमें लिखना, but at the same time but at the same time when title are different, we need to check we need to check the grounds in both the suits, which must not be mutually destructive। अंडरलाइन करना, grounds in both the suits must not be mutually destructive if above conditions are satisfied, constructive res judicata will apply। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। अब ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, वो इसका एग्जांपल लिख रहे हैं हम। म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ग्राउंड्स म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए। सपोज मैंने सूट 1 फाइल किया, इसमें मेरा टाइटल है वो क्या है, मैं मांग रहा हूँ कि आई एम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सूट सेकंड मैंने फाइल किया, मैं कह रहा हूँ कि आई एम दी मॉर्गेजी, यानी कि टेनेंट। अब ये जो दोनों ग्राउंड्स है ना, दीज ग्राउंड्स आर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। कैसे?
एक या तो आप ओनर होगे या मॉर्गेजर तो हो सकते हो, मॉर्गेजी थोड़ा ना हो जाओगे। मॉर्गेजी तो नहीं हो सकते ना, ओनर मॉर्गेजर हो सकता है, मॉर्गेजी नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये म्यूचुअली आपस में क्या होगे, आपके जो ग्राउंड्स है वही क्या होगे, डिस्ट्रक्टिव। और जब ये ग्राउंड्स ही डिस्ट्रक्टिव है तो क्या होगा, यानी कि ये कभी भी डीम्ड सेम टाइटल नहीं माने जाएंगे। टाइटल यहाँ पे अलग अलग है, हमें नजर आ रहे हैं। हमने तो ये देखो, आज तक हमने ये पढ़ा ना कि टाइटल अलग है तो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। बट अब हम उसको थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट पे लेके जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं ना अब हमें, कि जब टाइटल अलग होगा, सेम है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। फिर देखेंगे सेम पार्टीज हैं या बाकी की एसेंशियल्स देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब सेम नहीं है तब है ना प्रॉब्लम। तो सेम नहीं है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कोर इशू देखेंगे। अगर कोर इशू सेम है तो वो डीम्ड माना जाएगा कि वो सेम ही है, भले ही यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है कि इसका ये इस लीगल कैपेसिटी में उसको क्लेम कर रहा है, ये इस लीगल कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है, बट उसको क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा, डीम्ड सेम टाइटल। और अगर कोर इशू मान लिया कि वो सेम था, डीम्ड में भी आ रहा है, बट फिर ये भी देखना है कि जो ग्राउंड्स आपने लिए हुए हैं वहां पे वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए। और अगर म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होंगे तो वैसे भी वो सेम नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव मतलब आपकी प्लीज ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, फिर वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। इसमें लिखना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई, क्योंकि वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, यानी कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास में। ये बताना इसलिए जरूरी था कि जब हम ब्रॉड करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, आप ये ना कहो कि सर टाइटल तो बिल्कुल भी सेम यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन हेडिंग ही बना लेना, क्वेश्चंस, प्रोपोजिशंस। इसमें लिखना क्वेश्चन फर्स्ट। मैं नहीं करने वाला हूँ, सारे आप ही करोगे, मैं टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, इसलिए ध्यान से करना सारी चीज़ें। ए स्यूज बी फॉर टाइटल टू दी प्रॉपर्टी, फॉर टाइटल टू दी प्रॉपर्टी एज एन ईयर ऑफ सी अंडर दी अंडर दी customary law, under the customary law. The suit is dismissed. The suit is dismissed. The subsequent suit for title to the property as an heir of C under personal law, under personal law barred by रेस जुडिकाटा। पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा आपको। विल इट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, और अगर हाँ तो क्या, कौन सा रूल लगेगा, और अगर नहीं तो कौन से सिचुएशन में आएगा। कर लीजिए इसको आराम से। हमें इंग्रेडिएंट्स ही माइंड में लेके आने हैं, और याद रखना जो चीज़ आपको नहीं दी हुई ना यहाँ पे, उसको प्रिज्यूम करोगे। जैसे कॉम्पिटेंसी के बारे में कुछ नहीं बता रहा आपको, है ना, फाइनली हर्ड मतलब डिसमिस हुआ तो पुराने वाला हो ही गया, मेरिट्स पे मान के चल रहे हैं। एक एक लाइन में ख़त्म करेंगे जब एक्सप्लेन करेंगे उन चीज़ों को। मेन चीज़ तो क्या यहाँ पे आपके पास आ रही है, टाइटल और मैटर इन इशू वगैरह ही पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें एक बारी अपने आप से सोचो, 2 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं फिर।
ऑनलाइन वाले मैसेज मतलब कमेंट कर दो, अगर हो गया तो आंसर कमेंट कर दो। बिल्कुल रफ में निकालना है आपने सिर्फ, ठीक है। तकदीर बताओ, बार्ड है या नहीं है? अलग अलग लॉ में क्लेम कर रहा है? क्या क्लेम कर रहा है वो? देखो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम आएगी। मैं ये भी कर सकता था, मैंने 10-15 एग्जांपल्स आपको करवाने हैं, ये सारे छोटे एग्जांपल्स भी होंगे जैसे ये है, और बड़े भी करेंगे हम क्वेश्चंस इसमें। ये सारे मैं ये भी कर सकता हूँ कि आपको लिखवाया और आंसर लिखवाया और चलो आगे, ठीक है। बट उसमें आपकी जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी, तब प्रॉब्लम ही आने वाली है आपको। एक दो क्वेश्चंस में आएगी स्टार्टिंग में, अपने आप देखना उसके बाद ठीक हो जाओगे। बताइए आगे, आप बताइए। रांची लगेगा। हेमंत जी नहीं लगेगा, क्यों? तो ये कहाँ से प्रिज्यूम किया आपने कि अगर कस्टमरी लॉ में कर रहा है तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं होगी? बताओ ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है, मतलब मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। टाइटल मींस ओनरशिप, लीगल ईयर कह रहा है तो ओनरशिप के लिए फाइल कर रहा है केस वो। फिर मतलब आप सिर्फ कह रहे हो कि कॉम्पिटेंट नहीं है पुराने वाली कोर्ट? अच्छा, बताइए सर। लगेगा ना, और कौन कौन कह रहा है ज्वाला, बताइए। लगेगा। अर्पित। हम्म। 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 ये आप देखो ना, क्या क्या चीज़ें हम इसमें निकालेंगे। लिखिए लिखिए, मैटर इन इशू इसमें लिखिए। आंसर एक दो क्वेश्चंस में आएगी बस प्रॉब्लम। फर्स्ट सूट फाइल किया ए ने बी के ऊपर, किस चीज़ के लिए, क्या कह रहा है वहाँ पे वो? मतलब टाइटल क्लेम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ईयर ऑफ सी। फिर दूसरा सूट उसने फाइल किया बी के ऊपर, लीगल ईयर ऑफ सी ही कह रहे हैं यहाँ पे वो, सेम ही वो कह रहे हैं। बट यहाँ पे था ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमरी लॉ, और यहाँ कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉ। देखो आपको ना एक चीज़ मैं यहाँ समझाता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब आप कल को इन डिटेल जाओगे ना, जैसे अगर वैसे बुक्स में तो दिया नहीं डिटेल में, कोई जजमेंट वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो कल को, तो इसमें ना अगर मैं वैसे अगर अभी तक जो हमने किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे अगर हम निकालें, टाइटल क्या होगा मेरे पास, पहले देखो क्या क्या होगा। टू सूट्स, कंडीशन फुलफिल्ड। सेकंड क्या होता है, सेम पार्टीज, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंडीशन फुलफिल्ड। फिर हम कहते हैं टाइटल हमें निकालना है। टाइटल, टाइटल यहाँ पे क्या मांग रहा है, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पे तो ओनरशिप मांग रहा है ना वो। दूसरा यहाँ पे भी क्या मांग रहा है, ओनरशिप मांग रहा है, यानी कि टाइटल भी क्या हो गया मेरे पास, सेम अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। फिर हमने पढ़ा मैटर इन इशू। मैटर इन इशू क्या होता है, किस तरह से आप ओनरशिप क्लेम कर रहे हो। मैटर इन इश्यूज बेसिकली मैंने आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि जितने भी इश्यूज बने हुए हैं जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है, ऑल आर मैटर इन इशू। तो अब यहाँ पे जब वो कह रहा है कि आई एम द लीगल ईयर ऑफ सी, और क्लेम कर रहा है कस्टमरी लॉ पे, तो कस्टमरी लॉ वहां पे मैटर इन इशू है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा मेरा कस्टम है वो। तो ये तो बना ही होगा मैटर, मतलब इशू फ्रेम हुआ ही होगा। तो यहाँ पे मैटर इन इशू पहले वाले में क्या है, कस्टमरी लॉ, क्या कस्टम प्रिवेल करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे कस्टमरी लॉ नहीं कह रहा, यहाँ तो कहता है पर्सनल लॉ। यहाँ पे मैटर इन इशू अलग अलग है, ये मैटर इन इशू 1 हो गया, मैटर इन इशू 2 हो गया। बट ये वाला मैटर इन इशू उसके पास तब भी तो अवेलेबल था जब आपने पहला सूट फाइल किया। तो ऑल दी मैटर इन इशू जो आप मैटर ऑफ
अटैक और डिफेंस आपके पास अवेलेबल है, ऑट और माइट टू हैव बीन टेकन इन दी प्रीवियस सूट, तो आपने नहीं लिया तो फिर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिवली रेस जुडिकाटा लगना चाहिए। बाकी के अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें ना, यहाँ पे सिर्फ ये हम कह रहे हैं कि डीम्ड मान के चल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में आ रहा है ये, मैटर इन इशू जो है वो सेम है, कंस्ट्रक्ट मतलब ये भी सेम मान के चल रहे हैं हम इसको। क्यों, ये जो था माइट एंड ऑट हैव बीन मेड, इस वाले केस में अटैक और डिफेंस पढ़ा है ना हमने, ये चीज तो पढ़ी है। अब फिर क्या रह गए इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, इसके बारे में तो साइलेंट ही है वो, पुरानी कोर्ट तो कॉम्पिटेंट है ही है ना, हम उसको इनकॉम्पिटेंट थोड़ा ना बोल देंगे, अब जब बोला ही नहीं क्वेश्चन में कुछ उसने डिसाइड करा है उसने, तो वो कॉम्पिटेंट ही तो है वहां पे। और फाइनली उसने पूरी तरह से मेरिट्स पे सुना है, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो इट मीन्स कि वो एसेंशियल फुलफिल हो रही है, प्रिज्यूम नहीं करेंगे उसमें अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, जब इसको एक्सप्लेन करोगे ना, लिख सारे देना कि दीज आर दी असेंशियल कंडीशन, दिस इज फुलफिल्ड फुलफिल्ड फुलफिल्ड, ठीक है। और ये वाली जो है, ये वाली जो कंडीशन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि पूरा क्वेश्चन ही कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे चल रहा है। हाँ, माइट हैव वाले, कि ये वाला जो ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस था उसके पास, अटैक हुआ ना यहाँ पे, तो ये यहाँ क्यों नहीं बोला उसने, यहाँ ही बोल देता ना वो कि मैं सी का लीगल ईयर हूँ, ओनरशिप क्लेम कर रहा हूँ, पर्सनल लॉ में भी और कस्टमरी लॉ में भी, दोनों लेके आता मैटर इन इशू वहाँ पे, दोबारा से सूट नहीं ला सकते आप वहाँ पे, कंस्ट्रक्टिवली बार्ड। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जब हम यहाँ पे टाइटल निकालते हैं ना, जब मैं यहाँ पे टाइटल निकालूंगा, मैंने तो सिंपल लिख दिया ओनरशिप, ओनरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप जजमेंट्स पढ़ोगे, कुछ जजमेंट्स में सेम लिखा होगा टाइटल इज ओनरशिप, बट कुछ में लिखेगा वो ओनरशिप अंडर कस्टमरी लॉ, और यहाँ पे लिख देगा ओनरशिप अंडर पर्सनल लॉ। ओनरशिप एज अ लीगल ईयर ऑफ सी मांग रहा है वहां पे वो, नहीं इसमें नहीं आएगा वो वैसे, क्योंकि वो तो मैटर इन इशू ही रहने वाला है। सपोज यहाँ पे अगर वो मांगा होता है ना उसने, लीगल ईयर ऑफ सी, ओनर मांग रहा है अपने आप को, और यहाँ पे कहता है लीगल ईयर नहीं, वो कहता है आई एम दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाय एडवर्स पोजेशन, सपोज बाय एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन समझते हो क्या होता है, हॉस्टाइल पोजेशन। 12 साल तक अगर वो हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी मैंने अपने पास रख लिया और ओपनली उसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो मेरी मेरी ओनरशिप आ जाएगी उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं वो ग्राउंड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओनरशिप ही मांग रहा हूँ बट एज अ लीगल ईयर। तो जब अगर टाइटल की बात करें दूसरी सिचुएशन में, यहाँ पे मैं कहूँगा मैं ओनर ही तो बोल रहा हूँ अपने आप को, यहाँ पे भी ओनर कह रहा हूँ बट बाय एडवर्स पोजेशन कह रहा हूँ। तो जब वो टाइटल लिखेगा ना वहाँ पे पूरा लिख देगा उसमें जजमेंट में कि यहाँ पे टाइटल है ओनरशिप एज अ लीगल ईयर, ओनरशिप एज ए एडवर्स टाइटल, और फिर आगे लिखा होगा कि इन बोथ दी केसेस टाइटल जो है वो डिफरेंट है, बोथ दी केसेस टाइटल डिफरेंट है, बट कोर इशू सेम ही है, इसलिए डीम्ड इक्वल माना जाएगा उसको। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको नहीं जाना उस सिचुएशन में, डायरेक्ट लिख दो कि ओनरशिप इज द टाइटल। और मैं जो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, वो ये करता हूँ कि लिखो ही मत कि टाइटल है क्या, बस ये बताओ ना कि सेम है। लिख दोगे ओनरशिप, गलत नहीं होगा उसमें भी, आपका ओनरशिप ही है, टाइटल वही होता है लीगल कैपेसिटी, बट वो बहुत डिटेल में मत चले जाना उसके कि हाँ हम एकदम एक्सप्लेन करने लग गए उस चीज़ को जहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे लिखिए, ये वाला तो क्लियर हो गया ना आपको, इसमें आंसर लिखिए आप थोड़ा सा। इसमें लिखिए, अ, ये सारा लिख दिया था आपने जो मैंने हटा दिया वहां से, वो लिख लेना, और फिर लास्ट में लिख देना बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, barred by constructive res judicata as matter in issue ought and might have been taken in former suit, barred by constructive res judicata। सेकेंड लिखते हैं अब इसको, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए sues B for possession of property, A sues B for possession of property as owner
बेसिंग हिज क्लेम ऑन टाइटल, बेसिंग हिज क्लेम ऑन टाइटल, ए files subsequently suit for possession of property on the ground of adverse possession, on the ground of adverse possession। और ये सिर्फ जो आपको बताया ना अभी मैंने कि वो डीम्ड मान लेते हैं, उसमें सिर्फ एडवर्स पोजेशन के केस में ही मिलेगा, बाकी चीज़ों में नहीं। बाकी में डायरेक्ट आपको ओनरशिप ही लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे। कन्फ्यूजन हो रही है इसमें थोड़ी सी? देखो मैंने आपको ये चीज़ बताया कि जैसे आप सपोज यहाँ पे लिखिए, आप, मैं करवाता हूँ इसको आपको। सूट वन में हमारे पास ये डिसाइडेड है मान के चल रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं लिखा तो ये डिसाइडेड है। सूट वन में टाइटल निकालना होगा, मैटर इन इशू निकालना होगा। अगर इसके ऊपर एडवर्स पोजेशन का जब भी केस आएगा, टाइटल में पता आपको क्या लिखेगा वहाँ पे? वो लिखेगा ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। सूट सेकंड में लिखेगा ओनरशिप ऑन एडवर्स पोजेशन। बेसिकली जो आपकी ओनरशिप होती है ना, उसको वो डिफरेंट फुटिंग पे रख रहा है जब आप एडवर्स पोजेशन से ओनरशिप लेते हो या फिर अदरवाइज आप ओनरशिप क्लेम कर रहे हो। तो इस वाले केस में हमेशा वो कहेगा कि ये डिफरेंट टाइटल है, बट इसमें कोर इशू हमेशा एक ही बना के रखेगा। समझ रहे हो? अगर इसके अलावा कुछ और होता, जैसे ऊपर वाला केस था, उसमें अगर हमें टाइटल लिखना होता, हम डायरेक्ट लिख देते कि ओनरशिप, क्योंकि वो एज अ लीगल ईयर ही दोनों में ओनरशिप क्लेम कर रहा था, सिर्फ मैटर इन इशू अलग हुआ था वहां पे। तो एडवर्स पोजेशन क्योंकि स्पेशल केस है ना, वो 12 साल तक आप उसमें रहे हो, अदरवाइज तो आपके पास नहीं है, वो तो आपको प्रूव करनी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है? फिर इसमें लिखिए मैटर इन इश्यूज में क्या होगा? वेदर ए इज ओनर ऑफ द on the basis of owner on the basis of सेल डीड एटसेट्रा, सेल डीड वगैरह होगी यहाँ पे, यानी कि वो सेल डीड इन क्वेश्चन है, मैटर इन इशू। दूसरे में क्या हो जाएगा? वेदर ए हैज़ एक्वायर्ड, ए हैज़ एक्वायर्ड ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजेशन। ये यहाँ पे मैटर इन इशू हो जाएगा, इसमें लिखना दे आर, यहाँ पे वैसे लग रहा है कि डिफरेंट है, बट दे आर डीम्ड टू बी सेम टाइटल, दे आर डीम्ड टू बी सेम टाइटल। रीजन लिखना ब्रैकेट्स में, बिकॉज कोर इशू इज सेम। कोर इशू मतलब ओनरशिप ही आप मांग रहे हो, उसमें किसी भी बेसिस पे मांग रहे हो तो वो सेम ही माना जाएगा, अगर आप एडवर्स पोजेशन के उस पे मांग रहे हो या दूसरे उस पे मांग रहे हो। इसमें लिखना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल अप्लाई इन सेकेंड सूट। देयरफॉर ब्रैकेट्स में लिखना बार्ड बाय
कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, सेकंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये ये जो है मैटर इन इशू, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का रीजन बन रहे हैं। अलग है यहाँ पे, बट उस समय भी तो उसके पास वो ग्राउंड अवेलेबल था। आप मांग तो अल्टीमेटली ओनरशिप ही रहे हो ना, तो ये वहां पे वो क्लेम कर सकता था। थर्ड लिखिए। हम्म, बोलो बोलो। हाँ, उस पे भी आते हैं। नहीं, फिर नहीं लगेगा रेस जुडिकाटा। अगर तब आपके पास नहीं था, वो अलग से क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको। जब आपके पास देखो ना, माइट और ऑट टू हैव बीन मेड द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस, इट मीन्स कि वो था वहां पे एग्जिस्टेंस में। अगर एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगता होता। अगर सब्सिक्वेंटली वो अराइज हो रहा है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, अगर नॉलेज में नहीं है, क्वेश्चन अभी लिखवा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसी में लिखिए, चलिए। ये हो जाएगा थर्ड। अभी लिखवाता हूँ एडवर्स जो आप कह रहे हो ना, वो वाला भी पार्ट लिखवाता हूँ आपको। ए स्यूज बी फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, द सूट इज dismissed. Ownership, the suit is dismissed. A again filed second suit thereafter to claim possession of property as mortgagee, as mortgagee। करिए इसको आप आराम से, सोच के करना आराम से। ऑनलाइन में लविंदर बताइए आप इसका आंसर। चलो नहीं बताइए। हाँ, तो लगेगा या नहीं लगेगा? हेमंत। शताक्षी। क्यों? हाँ, मॉर्गेज तो फिर आप तो मॉर्गेजर हुए ना। हाँ। 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 हाँ, तो रेजिडी काटा लगेगा क्या?
हम्म। बताओ दूसरा एंगल भी फिर सबको बताओ। हाँ, नहीं नहीं, रेस जुडिकाटा जब नहीं लग रहा है तब तो सूट फाइल हो ही रहा है ना। सूट तो फाइल हो ही रहा है, यानी कि मेंटेनेबल है सेकंड वाला। रेस जुडिकाटा लग गया फिर नहीं होगा, सेकंड वाला बार्ड हो जाएगा। यानी कि कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता सेकंड वाले को। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सूट वन जो था, निकाल लेते हैं वैसे। सूट वन, सूट सेकंड, टाइटल। मैटर इन इशू वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैटर इन इशू तब निकालते हो जब टाइटल सेम होता है। टाइटल सेम नहीं है तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी चलो हम निकाल लेते हैं। इसमें टाइटल क्या होना चाहिए? ओनरशिप। इसमें मॉर्गेजी। क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। देखो टाइटल, टाइटल जो है वो डिफरेंट है। सेकंड हम किस पे जाएंगे? कोर इशू के ऊपर। कोर इशू क्या होता है? जो मेन की चीज आप मांग, भले ही आप पोजेशन रहे हो, ये कोर इशू नहीं है, किस बेसिस पे मांग रहे हो आप। तो वो भी यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो रहा है यहाँ पे। या तो वो सेम होगा या म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होगा। तो वो सेकंड वाले में आ रहा है, वन कैन नॉट बी ओनर और एट द सेम टाइम मॉर्गेजी। तो ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि कोर इशू भी सेम यहाँ पे नहीं हो सकता। तो टाइटल तो फिर ये सेम नहीं हुआ, और टाइटल सेम नहीं हुआ तो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। सेकंड सूट मेंटेनेबल होगा। बट अगर मैटर इन इशू निकालना है तो लिखिए इसमें, इसमें हो जाएगा वेदर ही इज इन पोजेशन on the basis of ownership by sale deed। मान के चल रहे हैं सेल डीड के थ्रू है ये। सेकंड लिखिए मॉर्गेजी में क्या हो जाएगा? वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन एज अ मॉर्गेजी। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मॉर्गेज डीड प्रूफ करनी पड़ेगी। मैटर इन इशू भी यहाँ पे डिफरेंट है, इसमें लिखना मैटर इन इशू आर डिफरेंट। मैटर इन इशू आर डिफरेंट। टाइटल, titles are not only different but also mutually destructive। Mutually destructive। Res judicata will not apply। रेस जुडिकाटा तब लगेगा ना जब वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, सेक्शन 11 वाली। बाकी की भले ही हो भी रही हैं, एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। इसमें लिखना, इसी में नोट नोट लिखना, स्टार बना लेना इसके ऊपर। इन दी, in the above illustration, in the above illustration, title in suit 1 and suit second, title in suit 1 and suit second are different। सेकंड पॉइंट लिखना इसी में, core issue in both the suits are also different।
कोर इशू मतलब आपको मॉर्गेज ही प्रूफ करना है वहां पे, उसको उसमें ओनर प्रूफ करना था। अगर दोनों में ओनर ओनर प्रूफ करना होता फिर तो कहते हैं कि कोर इशू भी सेम ही है हमारा। ठीक है, थर्ड लिखिए। टाइटल क्लेम्ड इन सूट 1 एंड सूट 2 आर ऑल्सो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। ऑल्सो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, हेंस रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई ऑन सेकेंड सूट। आप कहोगे ऊपर हो तो गया था, वापस क्यों लिखवा दिया? इसलिए लिखवाया, इसमें लिखिए बट टकवानी, टकवानी बुक आती है ना, टकवानी की बुक आती है सीपी की, बुक ऑन सीपीसी। जब आप ये पढ़ोगे कल को, इसमें क्या लिखा हुआ है? सेकेंड सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। इसमें लिखा हुआ है सेकेंड सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, टकवानी में ये लिखा हुआ है। अगर ये उसी का इलस्ट्रेशन है, और ऑब्वियसली बात है अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन एक्चुअल इट इज़ नॉट बार्ड, हाउएवर इन एक्चुअल सेकेंड सूट इज नॉट बार्ड। और ऑब्वियसली बात है टकवानी आज की तो बुक नहीं आ रही है, ये तो बहुत पुरानी बुक है। अगर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी हमें कोई बात कहनी है तो ऐसे तो नहीं कि हवा में ही हम कह दें कि जितना हमने पढ़ लिया उसके बेसिस पे नहीं होगा, हमें जजमेंट्स तो फिर कोर्ट करनी ही पड़ेगी। अब टकवानी में ये इलस्ट्रेशन एज इट इज़ दिया हुआ है, वो कहते हैं यस सेकंड सूट इज़ बार्ड बाय। बहुत बहुत ही ज़्यादा ये टेक्निकल इशू है रेस जुडिकाटा। आपको वैसे समझ आ गया होगा वहाँ पे, आपने जितना पढ़ा अभी तक उसके बेसिस पे ये चीज़ तो समझ आ गया ना कि इट इज़ नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। टाइटल ही अलग हो रहे हैं ना, मॉर्गेजी एक में ओनर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना ना, कोर इशू में नहीं जाना, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव में नहीं जाना। जो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक सीखे थे ना, टाइटल मतलब लीगल कैपेसिटी, पहले वाले में लीगल कैपेसिटी ओनरशिप, दूसरे वाले में लीगल कैपेसिटी मॉर्गेजी, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो टाइटल डिफरेंट हो गए, रेस जुडिकाटा लग ही नहीं सकता है। हमने तो यही पढ़ा हुआ है, बट टकवानी की बुक में लिखा हुआ है कि ये लग सकता है। बट अब लिखिए इसमें, यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं केस लॉ। आपको पता है जब आप कल को कोई जजमेंट लिख रहे हो, ठीक है, और कोई वकील साहब आपके पास टकवानी की बुक लेके आ रहे हैं, ये मत करना कि हाँ मैं टकवानी की बुक वहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि टकवानी की बुक में ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कभी भी नहीं होती। टेक्स्ट बुक है वो, एक प्राइवेट ऑथर है वो, वहाँ पे किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, ऑथर ने अपने लिखा हुआ है उसमें जो भी उस समझ में आया, उस वो कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं माना जाता। कल को अगर आपको अगर चीज़ें प्रूव करनी है, आप जजमेंट्स के बेसिस पे कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन है ना लॉ की, आप टेक्स्ट बुक को वहाँ रेफर नहीं कर सकते हो। आप देखना जब कभी एक जजमेंट इस पे पड़ती है ना, रिट पड़ती है आपके पेपर के ऊपर, जब रिट पड़ती है, आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, रिट पड़ती है उसके ऊपर कि ये क्वेश्चन की आंसर की गलत है आपकी, क्यों गलत है, कोर्ट पूछता है। बच्चे क्या करते हैं, यूनिवर्सल की बुक ले जाते हैं, दूसरी बुक ले जाते हैं, देखो यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। तो वहाँ पे स्पेसिफिकली वो मेंशन करते हैं कि ये कोई प्राइवेट पब्लिशर है, ये कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स थोड़ा ना है। आप लॉ पे जाइए क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, वो सिर्फ एक प्राइवेट पब्लिशर है, ऑथर की बुक है उस पे। अब हम तो जजमेंट पे रिलाई करेंगे, इसको हम कोट कर सकते हैं। एक नहीं, मैं 3 4 लिखवा देता हूँ आपको इस पे, यही करोगे आप सही वाला। ठीक है। हाँ, तो आपने टकवानी पढ़ी ना? हाँ, आपने कहा था कि सेकंड सूट, ये बोला था इन्होंने, आपने बोला रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होगा। अप्लाई होगा बोला था आपने।
आप बोलना नहीं चाह रहे होगे बट वो हाँ हो गया होगा, कई बारी हो जाता है। मैं भी कई बारी आपको जब पढ़ा रहा हूँ, मैं सेक्शन 38 बोलना चाह रहा हूँ, निकल कुछ और ही जाता है, क्योंकि माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो वो कई बारी चीज़ें अलग हो जाती है। कि मुझे भी पता कि मैं ये चीज़ लिखवाना चाह रहा हूँ बट वो कई बारी अलग हो जाता है। तो समझ तो आ गया ना आपको कि नॉट बार्ड है वहाँ पे, सेकंड सूट इज नॉट बार्ड। अब इसमें लिखिए। हाँ, केस लॉ लिखिए पहला। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस जगन्नाथ प्रसाद, 1974 सुप्रीम कोर्ट। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस जगन्नाथ प्रसाद, 1974 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखिए। फैक्ट्स लिख रहे हैं पहले। फैक्ट्स इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हेल्ड हेल्ड वाला पोर्शन से नहीं समझ आएगा ना, उस प्रोपोजिशन से रिलेट तो करना पड़ेगा। फर्स्ट सूट शॉर्ट में, ठीक है, फर्स्ट सूट डाला रामेश्वर प्रसाद ने। कौन है वो यहाँ पे? प्लेंटिफ है, रामेश्वर प्रसाद इज प्लेंटिफ। फाइल्ड अ सूट फॉर पोजेशन claiming it based on ownership, claiming it based on ownership. The claim was the claim was rejected, and it was held that he was not the owner. He was not the owner. फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड सूट। रामेश्वर प्रसाद filed second suit as mortgagee, second suit as mortgagee, seeking possession based on mortgage deed, seeking possession based on mortgage deed। सेम फैक्ट्स हैं जो हमने अभी इलस्ट्रेशन पढ़ा। इसमें लिखिए एनालिसिस, यानी कि कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। द कोर्ट एनालाइज्ड वेदर द second suit was barred by the principle of res judicata, considering the first suit considering the first suit had been dismissed on the ground of ownership, on the ground of ownership। इसमें लिखना the court noted that since the second suit since the second suit was based on a different cause of action, ब्रैकेट्स में लिखना, दैट इज मॉर्गेजी राइट्स, मॉर्गेजी राइट्स, the issues were not the same, issues were not the same
as decided in the फर्स्ट सूट। वो कहता है ना तो मैटर इन इशू सेम है और कॉज ऑफ एक्शन यानी कि टाइटल भी वो अलग अलग ही कह रहे हैं। फर्स्ट सूट दैट इज ओनरशिप, ओनरशिप लास्ट लिखना हेल्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that the second suit was not barred, second suit was not barred by res judicata, the issue of mortgagee rights were distinct from issue of ownership, that is core issue was different and both titles were mutually destructive, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। लास्ट में लिख देना हेंस रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई, विल नॉट अप्लाई। स्टार्टिंग में भी हमने यही लिखा था। नेक्स्ट लिखिए केस लॉ इसी में। विजया बैंक वर्सेस मेनका होल्डिंग्स, विजया बैंक वर्सेस मेनका होल्डिंग्स 2020 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ आना चाहिए ना ये, विजया बैंक वर्सेस मेनका होल्डिंग्स 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें लिखना फैक्ट्स, फैक्ट्स में लिखिए फर्स्ट सूट filed by Vijaya Bank for possession of property, claiming rights under the claiming rights under a mortgage held no valid mortgage, and suit is dismissed. Second suit filed by Menka Holdings, claiming ownership of property which had previously been the subject of the mortgage
डिस्प्यूट, सब्जेक्ट ऑफ द मॉर्गेज डिस्प्यूट, हेल्ड में लिखना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट subsequent suit is subsequent suit for ownership was not barred by res judicata और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, नॉट बाय बार्ड बाय रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेज, सेम से ही फैक्ट्स हैं, मतलब एकदम सेम नहीं है इस वाले के। दूसरी पार्टी है तो वही है ना कि पहले में मॉर्गेज, बैंक कहता है मैं मॉर्गेज ही हूँ, फिर वो दूसरी पार्टी लेके आ रही है सूट कि मैं ओनर हूँ उसका। तो टाइटल देख रहे हैं हम, मैटर इन इशू पे तो गए नहीं ना अभी हम यहाँ पे। जब टाइटल ही दोनों का अलग अलग है दोनों उसमें, तो फिर तो वो नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा होगा। मैटर इन इशू पे तब जाएंगे जब टाइटल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर आगे लिखिए। ये खत्म हो गया। वैसे केस लॉ वैसे लिख लीजिए, एक केस लॉ इंपॉर्टेंट है ये भी। एसपी चिंग चिंगलवरिया, क्या नाम बनाइए, सी, ऐसे लिखना है, एसपी सी नायडू, एसपी सी नायडू वर्सेस जगन्नाथ, 1994 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बस ये लिखना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इस अलग केस हो गया ये, इसके ऊपर नहीं है, बट वैसे लिख लेना कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ऊपर कल हमने 2 केसेस किए थे, अगर तीसरा किसी को ऐड करना हुआ ये कर लेना, ये नहीं करना तो लेटेस्ट कर लेना, चॉइस है आपकी, बट यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को। तो अब ये चीज़ तो हमें समझ आ रही है धीरे धीरे कि कब लग रहा है वो कब नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा, 4th। इसमें लिखिए, आप सॉल्व करेंगे इसको। अ सूट ए फाइल्स अ सूट फॉर declaration that he is entitled to certain lands as an year of sea. The suit is dismissed. The suit is dismissed. A files subsequent suit claiming the same property, claiming the same property on the ground of adverse possession. Decide. तो हो गया वैसे, है ना, इसके जैसा हो गया। सेम तो नहीं है बिल्कुल, उसमें मेरे ख्याल से सेल डीड वगैरह के बेसिस पे क्लेम कर रहा था, यहाँ पे लीगल ईयर कर रहा है यहाँ पे वो। ठीक है, लिखिए फिर इसमें आंसर लिखिए। सेकंड सूट बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा।
ये ग्राउंड उसके पास पहले वाले सूट में भी था, जब वो कह रहा है कि आई एम दी, दोनों में ओनरशिप क्लेम कर रहा है। पहले वाले में मैटर इन इशू क्या था कि वो लीगल ईयर है, ठीक है, सक्सेशन इज मैटर इन इशू बेसिकली, ठीक है, और दूसरे वाले में एडवर्स पोजेशन। तो ये वाला ग्राउंड उसके पास पहले भी अवेलेबल था, तो कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। निकाल नहीं रहे हम इसमें, अगर आपने करना हुआ तो लिख लेना, टाइटल ओनरशिप हो जाएगा और बाकी चीज़ अलग से, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन फिफ्थ। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी टू रिकवर मनी ऑन अ promissory note B contest that promissory note was obtained from him by undue influence. By undue influence, suit is dismissed on merits, ठीक है, डिसाइड हो गया कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है। फिर लिखना सेकेंड सूट फाइल्ड बाय बी challenging the same promissory note on the ground of coercion or fraud in subsequent suit. Now आंसर आप करिए, पहले इसको खुद से करिए फिर देखते हैं इसको। 2 मिनट ले लीजिए। लगेगा रेज्यूडी काटा कौन सा? हम्म, हाँ जी हो गया। सलोनी जी, लगना नहीं चाहिए, क्यों, रीज़न? नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज़ की बात कर रहा है। आप वैसे बात सही कह रहे हो कि वो एक्सेप्शन होती है, बट वो अलग चीज़ की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। और कोई रीज़न है तो बताओ। हेमंत, सताक्षी, और कुछ उसके अलावा? कंस्ट्रक्टिव रेज्यूडिकाटा लगना चाहिए। आप देखो ना हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। हम ओहो, सबसे पहले निकालेंगे हम टाइटल, ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे टाइटल। टाइटल देखें अगर तो फर्स्ट वाले में क्या मांग रहा है वो, क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा हुआ है आपको फाइल सूट अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट। बेसिकली वो कह रहा है कि दैट प्रोमिसरी नोट इज इन माय फेवर।
ये टाइटल मांग रहा है ना, कौन मांग रहा है, ए मांग रहा है, और बी क्या कंटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे दोनों का टाइटल निकालना पड़ेगा आपको। ए मांग रहा है कि मेरा वो प्रॉमिसरी नोट है मेरे उसमें, और बी क्या कह रहा है कि इसने ये मैंने प्रॉमिसरी नोट फ्री कंसेंट से नहीं किया। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने फ्री कंसेंट से, मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि मैंने प्रॉमिसरी नोट इसको नहीं दिया हुआ। ठीक है। दूसरा, सेकंड सूट जब आता है वो बी ए के ऊपर डाल रहा है, वहां पे बी डाल रहा है ए के ऊपर सूट, कहता है कि मैंने, बी यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है, टाइटल, लीगल टाइटल क्या क्लेम कर रहा है कि मैंने ये प्रॉमिसरी नोट फ्री कंसेंट से नहीं दिया हुआ, यानी कि ये प्रॉमिसरी नोट मेरा नहीं है। तो टाइटल तो सेम है ना, यहाँ पे टाइटल तो हमारे पास, लीगल कैपेसिटी तो सेम ही वो चीज़ मांग रहा है वहाँ पे, तो हम लिखेंगे टाइटल जो है यहाँ पे वो क्या है, सेम है। और टाइटल जब सेम होता है फिर हम किस चीज़ के, फिर तो हम कोर इश्यूज वगैरह नहीं जा रहे उसके ऊपर, हम जा रहे हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, मैटर इन इशू। पहले वाले में यहाँ पे मेरे पास मैटर इन इशू क्या रहा होगा, पहले वाले में उसने बोला कि इसने तो कहा था कि प्रॉमिसरी नोट है, इसने बोला कि वो प्रॉमिसरी, जितने फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं वो कहता है कि ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज्ड है। तो वहां पे मैटर इन इशू मतलब इशू फ्रेम किया होगा कोर्ट ने, इसने यहाँ पे लिखा होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि वेदर दी जो प्रॉमिसरी नोट है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये बना होगा मैटर इन इशू। दूसरे वाले में मैटर इन इशू क्या बना यहाँ पे, वेदर दी कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्जन और फ्रॉड। अब मैटर इन इशू है तो देखो दोनों में डिफरेंट है, बट जब मैटर इन इशू डिफरेंट भी होते हैं हमें देखना होता है कि कहीं ये वाले मैटर इन इशू तो नहीं है विच ऑट और माइट हैव बीन टेकन इन द प्रीवियस। तो जब ये वाला ग्राउंड ले रहा था उसने, तो ये क्यों नहीं क्लेम किया उस टाइम पे, तब तो ये भी कर सकता था ना, उस समय भी अवेलेबल थे ये वाले ग्राउंड्स उसके पास। तो ये नहीं लिया, इट मीन्स कि कंस्ट्रक्टिव रेजिडिकाटा से वो बार्ड है। ठीक है। हम इसमें जब एक्सप्लेन करेंगे ना एग्जाम में, जब देखो आपको क्या क्या चीजें समझ आ रही है, यहाँ पे टाइटल को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइटल के ऊपर झगड़ा ही नहीं है पूरे क्वेश्चन का। जब टाइटल लिखोगे वहां लिख देना इज इक्वल टू सेम टाइटल इन बोथ द सूट्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना हमने। फिर जब आएगी बात पार्टीज की, पार्टीज का थोड़ा सा लिख दो एक लाइन में कि पार्टीज पहले वाले में ए वर्सेस बी है, दूसरे वाले में बी वर्सेस बी ए है, ट्रांसपोजिशन ऑफ पार्टीज इज परमिटेड, सेम पार्टीज मानी जाएगी, वो लिख दिया, बिल्कुल इतना से इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अब मेन चीज तो है ये मैटर इन इशू, ये आपको वहां बताना पड़ेगा कि पहले वाले में मैटर इन इशू क्या है। मैटर इन इशू मतलब इश्यूज, इश्यूज जब भी हम फ्रेम करते हैं वेदर से ही शुरू करते हैं हमेशा। आगे जब मैं आपको ऑर्डर 14 पढ़ाऊंगा ना, वहाँ इशू फ्रेमिंग सिखाऊंगा, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, वेदर दी कॉन्ट्रैक्ट वॉज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ बन जाएंगे वेदर दी कॉन्ट्रैक्ट वॉज कॉज्ड बाय कोर्जन या फिर फ्रॉड। तो हम लिखेंगे वहां पे कि मैटर इन इशू इन बोथ दी सूट्स आर डिफरेंट बट एज पर एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ दी सेक्शन 11, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो डिफरेंट भी है तो वो माना जाता है कि वो सेम है, उस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिवली डीम्ड माना जाएगा कि वो सेम है मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ठीक है, वो उस हिसाब से समझा देंगे और लास्ट में फिर कंक्लूड कर देंगे। अगला लिखिए इसी में, आंसर बस ये लिख देना इसमें, सेम टाइटल but matter in issue is different, which might have been claimed in former suit, which might have been claimed in the former suit. That is the grounds, that is the grounds in second suit ought to have been taken, ought to have been taken that defense in the former suit. Therefore,
सेकेंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सेकेंड सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अलग मतलब? नहीं नहीं, एक ही बात है कि वो उसको लेना चाहिए था वहां पे, और इकट्ठा ही उसको हम पढ़ रहे हैं कि वो ले सकता। माइट मतलब जरूरी तो नहीं है कि वो ले, वेव ऑफ भी कर सकता है अपना राइट वगैरह। वेव कर दिया तो अब नहीं लाओगे आप। ऑट मतलब कई बार मैंडेटरी होता है, वो फिर भी नहीं लेके आ रहा उस चीज़ को। ठीक है, बट वो दोनों ही सिचुएशन में बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। हाँ, एक साथ ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी क्योंकि लेवल क्वेश्चंस का धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हमने करे हैं। एक बार सारे रूल्स फिर से रिवाइज करके आओगे, ठीक है? जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो सारा रिवाइज करके आना, खास करके टाइटल मैटर इन इशू। क्योंकि जो एग्जाम में प्रोपोजिशन आती भी है ना आपको, वो मैक्स देखो, बाकी है भी क्या, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड कुछ भी नहीं है उसमें, मेरिट्स पे ही होता है हमेशा। टू सूट्स होने चाहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फॉर्मर होगा एक सब्सिक्वेंट वाला। चार रह गए, बाकी के चार में से सेम पार्टीज बिल्कुल सिंपल है। तो रह क्या गया हमारे पास? तीन ही चीजें रह गई हैं, टाइटल, मैटर इन इशू, और कॉम्पिटेंसी भी रेयर ही पूछेगा, कॉम्पिटेंसी होगी होगी। अगर पूछता है कॉम्पिटेंसी, फिर वो लेके आएगा एक्सप्लेनेशन एट्थ वाली, ठीक है? अदरवाइज तो इट मीन्स कि पूरे उसमें अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो दो ही पॉइंट्स मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, रूल्स को रिवाइज करके एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करना, अंडरस्टैंडिंग बिठा के, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे, करेंगे। उस दो क्लासेस और लग जाएंगी, उसके बाद फिर वो जो आपकी बुक्स है ना, जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नहीं क्या है, क्वेश्चन, वो ट्राई करना उसके बाद, ठीक है? बट पहले एक बारी मुझे पूरा करवाने दो, एक बारी हमारा ब्रेन तो उस लेवल पे चले जाए ना कि हमें कैसे करने हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी लिखवा दूंगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वहाँ पे, कि कितना लिखना है और क्या चीज़ उसमें हमें लिखनी है। जर्नल और कोर प्रिंसिपल। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, हमने ये चीज़ उसमें लिखी जो स्टार्टिंग की क्लास में हमने लिखा। हमने ये लिखा कि जो सब वो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के केस में है, ठीक है? क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। हमने ये पढ़ा वहाँ पे कि जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, रेस जुडिकाटा हो या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हो, अप्लाई करेगा वो। बाकी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं मान के चल रहे हैं हम इस सिचुएशन को, ठीक है? बट अगर ये क्या है, ये है डिफरेंट। आपको याद है जब हम वो कह रहे थे कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, तो हमने बोला कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए, बट तब तो बात ही खत्म है अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट है। बट अगर कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है तो हमें ये नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना रेज्यूडिकाटा नहीं लगेगा, हमें देखना है वाई दिस इनकॉम्पिटेंसी। अगर बिकॉज ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती थी तो फिर वापस डीम्ड मानते थे उसको, अदरवाइज मान लेते थे कि इनकॉम्पिटेंट। इसमें भी वही कर रहे हैं। टाइटल अगर हमारे पास डिफरेंट भी आ रहा है ना वहां पे, फिर हम जाएंगे सेकंड किसके ऊपर, कोर इशू पे। कोर इशू इफ सेम, तब क्या हो जाएगा, तब माना जाएगा डीम्ड कि वो सेम टाइटल है। डीम्ड मान लिया जाएगा, सेम टाइटल मतलब कॉन्सिक्वेंसेस सेम रहने वाले हैं। बट अगर कोर इशू भी अलग है, कोर इशू भी अलग है, तो उस सिचुएशन में हम एक और चीज देखेंगे, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। अगर वो म्यूचुअली, ये तो सभी में देखना है, इसके साथ मत कहिए आप उसको, अदरवाइज भी देखना है। दो चीजें जब आप मांग रहे हो, अगर वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है इट मीन्स कि वो टाइटल अलग होने वाला है। म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है तो कोर इशू वो अलग ही होने वाले हैं उस सिचुएशन में। और म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव है तो कभी भी रेस जुडिकाटा उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिए। इसको कह लीजिए कि जब भी कोई भी सिचुएशन में टाइटल जो दो कह रहा है वो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव होंगे, तो कभी भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा वहां पे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपकी क्लास होगी वेनेसडे को, ठीक है? वो मैसेज आपको आ जाएगा, टेस्ट बट दे देना बीच में जो है आपके, और रिवाइज करना इसको, और कोशिश करना, क्योंकि 5 दिन है आपके पास बीच में, उठा लेना बुक जो है आपके पास, सिंगल्स की जो बुक है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करना, थोड़े थोड़े आएंगी प्रॉब्लम्स अभी तो,
क्योंकि अभी हम थोड़ा लेवल हमने छोटा ही रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, बट काफ़ी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे वो रुक सकते हैं, अदरवाइज हो जाएंगे सारे, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स होगी फिर हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम।